नमस्कार दोस्तों। आज से हम भारत की राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत के बुक का संदर्भ लेते हुए इसके अध्यायवार टॉपिक्स को हम पूरा करेंगे और इसमें ऐसा हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें ताकि हम परीक्षा के अनुरूप अपनी तैयारी को आकार दे सकें और हमें एक अलग उत्साह या कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसका संचार हो सके। तो इसके पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, और आज का हमारा पहला टॉपिक ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेगा। थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि आखिर ये शुरू कहाँ से होता था। तो जैसे कि हमारा टॉपिक ही है भारत की राज्य व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था में अगर देखा जाए तो ये कहानी शुरू होती है, सही संदर्भों में देखा जाए तो ये कहानी शुरू होती है अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात। अंग्रेज़ आए और उन्होंने अपनी नीतियों को संचालित करने के लिए और उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए तो उन्होंने समय समय पर एक्ट या अधिनियम पारित किए, जिसने कहीं न कहीं आगे चलकर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उसके ड्राफ्टिंग या जो संविधान का निर्माण किया गया तो उसने उसको प्रभावित किया। तो इसलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से करेंगे और प्रश्न के माध्यम से हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमने पहले भी कहा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एम एन राय ने भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया था। एम एन राय को साम्यवादी आंदोलन का प्रणेता कहा जाता था और 1934 1934 में इन्होंने जो है सर्वप्रथम इसका विचार दिया था। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में क्या सही है। तो दो कथन हैं। पहला कथन है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा है, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहला तो सही है क्योंकि सही अर्थों में देखा जाए तो पहली बार ही ऐसा हुआ कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली ब्रिटिश संसद की। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और मुख्यतः ये था कि जो अन्य 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं उनको भी इसके अधीन ला दिया गया। वहीं 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का भी विचार बिल्कुल सही है क्योंकि सर्वप्रथम इसी अधिनियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में उसकी स्थापना की गई, जिसमें मुख्यतः एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, अगर आपको याद हो तो एलिजा एम्पे और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानना है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में करें ताकि हमें भी जानकारी हो पाए। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर हम बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। वहीं किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे 1773, 1781, 1784 और 1786। तो 1781 के जो अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट इसने क्या दिया है कि वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, निदेशक मंडल को सैन्य अधीक्षण की अनुमति। तो यहाँ पे हमें देखना ये चाहिए कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1784 के अधिनियम में पिट्स इंडिया एक्ट जिसे कहा गया उसने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण किया और इसमें 2 चीज़ें थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो व्यापारिक मामलों का नियंत्रण कर रहा था, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो मुख्यतः राजनीतिक मामलों का नियंत्रण कर रहा था। तो हमने जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बताया कि व्यापारिक कार्यों का था और हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सैन्य अधीक्षण। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो हमारा पहला और दूसरा कथन
सही है। तो इस हिसाब से सॉरी यार, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। नहीं नहीं ठीक है, सही नहीं है। तो यहाँ पे इस केवल जो है, सॉरी यार, यहाँ पे प्रश्न का ऑप्शन गलत हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम 2 की बजाय यहाँ पे इसको 3 मान लेते हैं। तो बी नंबर जो है हम इसको सही अभी मानेंगे। बी पे आप केवल 2 की जगह केवल 3 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले चीज़ तो हम अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण अभी हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, उसने ही भारत में जो कंपनी के अधीन का क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि गवर्नर जनरल की चीज़ आती कहाँ से है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1833 का जो है चार्टर अधिनियम आया था। हालांकि आया था 1813 का भी अधिनियम, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें की गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के प्रावधान की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण की बात हो। चीन के मतलब व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना भी उसमें शामिल था। उसके बाद 1833 का एक्ट आया था, और 1833 के एक्ट में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, जिसके अंतर्गत सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। और ऐसा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, ऐसा पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ऐसा पद ग्रहण किया था। आपको पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल थे। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या प्रावधान नहीं था? तो पहला क्वेश्चन है इसमें, गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग की, बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत, ये भी सही है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत, ये भी सही है। तो हमारा अंतिम स्टेटमेंट गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना था, और ये बना था 1858 के अधिनियम में, ना कि 53 के अधिनियम में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आपका 1853, 1858, 1935 और 1919। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1858। हुआ ये कि कंपनी की नीतियों के कारण 1857 का विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी सहित संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासन को हिला कर रख दिया, और उसमें कई सारे परिवर्तन किए गए। तो सबसे पहले उसने एक परिवर्तन ये भी था कि उसने गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के भारत का वायसराय उसको किया गया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान ये थे कि भारत के राज्य सचिव का एक पद जो है वो सृजित किया गया। भारत के राज्य सचिव का, भारत राज्य सचिव का पद गठन किया गया। इसके अलावा भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। तो अभी हमने आप एक से एक क्वेश्चन पूछा था कि ये क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल का पद नाम करके वायसराय कब किया गया। तो असल में जब ऐसा वायसराय बनाया गया तो लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वायसराय था। ऐसा तो इसी संदर्भ में उसने बहुत सारे जो आमूलचूल परिवर्तन किए, इसी संदर्भ में उसने पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसको विभागीय सिस्टम कहते हैं, जो आजकल हमारे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है,
तो जो विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी उसने 1800, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 58, 59, 60, 61। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और 1861 में जो अधिनियम आया था उस अधिनियम में इस प्रणाली को मान्यता दी गई थी। वहीं आगे अगले प्रश्न की बात करें तो बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया? तो 1892, 1909, 1919, 1935। तो सही आंसर होगा 1892 के अधिनियम में बजट जारी होता था उस पर बहस करने का अधिकार सर्वप्रथम दिया गया था। वहीं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1892। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो 1919, 1935, 1909 और 1892। तो सही आंसर होगा 1909। तो पहली बार किसी भारतीय वायसराय व गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ पे थोड़ा सा एक सुधार कर लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1919, 1920, 1921। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1921। लाया तो 1919 में गया था और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल था और मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव था, तो इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। और लाया तो 1919 में गया था लेकिन ये लागू 1921 में हुआ था। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। देखो पहला कथन हमारा गलत है, मैंने अभी आपसे बताया कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया, तो जबकि दूसरा सही है और तीसरा कथन भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन है ए नंबर में 395(12), 321(10), 321(12), 335(10). तो भारत शासन अधिनियम यहाँ पे आपको भारत शासन अधिनियम 1935 लिखना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें 395 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ, मतलब बी नंबर हमारा सही होगा। फिर आगे बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आरबीआई की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, लगभग 20% को मतदान का अधिकार और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। तो इसमें यहाँ पे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे गलती है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें लिख दीजिएगा सही नहीं है। तो आरबीआई की तो स्थापना हुई थी तो ये नहीं होगा। फिर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही कथन है। लगभग 20% को मतदान का अधिकार, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें 20 को नहीं बल्कि 10% को मतदान का अधिकार मिला था। वही केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। वहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजशाही की अनुमति कब मिली? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजशाही की अनुमति मिली 18 जुलाई 1947 को। इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को
और वहीं इसको अनुमति कब मिली, तो इसको अनुमति मिली थी 18 जुलाई को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पहले चैप्टर से संकलित किए थे। इसमें कुछ जगह जो है ऑप्शंस रखने में गलतियां हुई हैं, लेकिन आप इन्हें सुधार लेंगे और हम उम्मीद करते हैं और आपसे वादा भी करते हैं कि अगले एपिसोड में ये गलतियां कम से कम हों। अगर आपको ये हमारी पहल अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने इष्टजनों को जो कि पढ़ाई से संबंधित कार्य कर रहे हैं अथवा ऐसे विद्यार्थी जो कि 9th से 12th के मध्य हैं, उनको भी ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये काफ़ी सहायता कर सकती है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये पहल पसंद आई होगी। धन्यवाद।